Hello friends, this is the first video lecture of Hindu law series. So today we will be discussing section 13 of Hindu Marriage Act. So now section 13 talks about divorce. तो जो divorce है ये दो थियरी में based है. First is fault based theory and second is breakdown theory. सो नाउ इन फॉल्ट बेस्ड थियरी होता क्या है, हस्बैंड या वाइफ किसी की भी कोई ना कोई फॉल्ट होगी, उसके बेसिस पे डिवोर्स ग्राउंड किया जाता है और जो हमारे लॉस हैं वो भी फॉल्ट बेस्ड थियरी पे ही बेस्ड है. लेकिन ब्रेक डाउन थियरी में क्या है कि देयर इज एन इरिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ द मैरिज. दोनों की मतलब एज सच जो पर्टिकुलर ग्राउंड्स लॉस में दिए हैं फॉल्ट के, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, बट दे बोथ आर जस्ट नॉट लिविंग टुगेदर. उनमें आपस में इतनी हेट्रेड और animosity है, they just don't want to live together. So in such cases only Supreme Court can grant divorce. तो ये ब्रेकडाउन थियरी पे अगर जो डिवोर्स मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अंडर आर्टिकल 142 टू डू कंप्लीट जस्टिस. लेकिन ये पावर हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट्स के पास नहीं है, क्योंकि हमारे लॉस में इसका कोई मेंशन नहीं है. हमारे लॉस में जनरली फॉल्ट बेस्ड थियरी का ही मेंशन है. सो नाउ इन सेक्शन 13 जितने भी ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के, जो भी फॉल्ट बेस्ड हैं वो गिवन है. तो ये दो पार्ट में है, 13 सब क्लॉज 1 एंड 13 सब क्लॉज 2. सो इन 13 सब क्लॉज 1 हस्बैंड या वाइफ दोनों ही क्लेम कर सकते हैं डिवोर्स. अगर हस्बैंड की फॉल्ट है तो वाइफ क्लेम कर सकती है, अगर वाइफ की फॉल्ट है तो हस्बैंड क्लेम कर सकता है. बट सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में जो ग्राउंड्स दिए हैं उसमें सिर्फ वाइफ डिवोर्स क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो फॉल्ट सिर्फ हस्बैंड के ही गिवन है. अगर वो जो सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 में जो फॉल्ट्स है वो सिर्फ हस्बैंड ही कर सकता है, देयरफॉर द वाइफ कैन ओनली क्लेम फॉर डिवोर्स. सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द ग्राउंड्स गिवन फॉर डिवोर्स. सो नाउ इन सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 either husband or wife can file for divorce if any of the spouse has engaged into adultery. Adultery क्या है? Adultery is the voluntarily sexual intercourse with someone else who is not your spouse outside the wedlock. ठीक है, तो अगर आप if after marriage if a person is engaging into a voluntarily sexual intercourse with somebody else then that will be adultery. और जब भी adultery के basis पे divorce फाइल किया जाएगा तो जरूरी नहीं है उस टाइम पे भी वो adulterous relationship हो. Even a single act of sexual intercourse after marriage will amount to adultery and it will be sufficient. तो उस relationship adulterous relationship का होना जरूरी नहीं है. ठीक है. Now the second ground is cruelty. देखिए जो क्रूएल्टी होती है ये दोनों फॉर्म में हो सकती है, फिजिकल फॉर्म में या मेंटल फॉर्म में. जनरली जो पहले हमारा जो इंटरप्रिटेशन था क्रूएल्टी का वो फिजिकल था. फिजिकल क्रूएल्टी लाइक असॉल्ट बाय हस्बैंड ऑन वाइफ और बाय वाइफ ऑन हस्बैंड, तो ये दिख जाता है. फिजिकल क्रूएल्टी आपको प्रूफ करना इजी होता है बिकॉज इट कैन बी सीन, उसके डायरेक्ट एविडेंस हैं. बट क्रूएल्टी ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटल क्रूएल्टी. तो मेंटल क्रूएल्टी इज डिफिकल्ट टू प्रूव एंड ऑल्सो द पेन द पर्सन गोज थ्रू is just in the mind, you know, it is very difficult to prove. Only the person who is going through the pain will understand that what pain it was. तो mental cruelty कैसे create होती है? It is created by way of taunts, by negative atmosphere, by hatred of people around you. So in that way mental cruelty is created. अब मेंटल क्रूएल्टी का कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है. It will be different for different people. It will depend upon the sensitivity of individual, educational background, cultural background, social background. किसी के लिए मेंटल क्रूएल्टी कुछ हो सकती है, किसी के लिए मेंटल क्रूएल्टी कुछ हो सकती है. ठीक है, इसमें एक फेमस केस है दस्ताने वर्सेस दस्ताने, जिसमें मेंटल क्रूएल्टी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया. यू नो, कांस्टेंट नैगिंग ऑन द ईयर्स, किसी का सेल्फ एस्टीम डाउन करने की कोशिश करना बाय मेकिंग मॉक ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस. सो इन ऑल दैट वे यू नो मेंटल क्रूएल्टी कैन बी डन. सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज डेजर्शन. डेजर्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होता है कि one of the spouse have left the another spouse. तो इसमें जो पीरियड होना चाहिए should be more than 2 years. ओके, अगर 2 साल से ज्यादा किसी ने किसी को छोड़ रखा है then the person can go and claim for divorce. अब इसमें desertion भी
टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्चुअल डिजर्शन और एक वर्चुअल डिजर्शन। तो एक्चुअल डिजर्शन में दस वन ऑफ द स्पाउस एक्चुअली लीव्स, और वर्चुअल डिजर्शन में द कंडक्ट ऑफ द स्पाउस इज एज सच विच फोर्सेस, जो फोर्स करता है which forces the spouse to leave the matrimonial home. तो one party, either husband or wife, forces the next party to leave the matrimonial home अपने conduct के वजह से. So that is virtual desertion. तो इसका दिया हुआ ज्योतिष चंद्रा वर्सेस मीरा में वर्चुअल डिजर्शन को अच्छे से डिफाइन किया गया है, और एक्चुअल डिजर्शन इज डिफाइंड इन बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती. सो ये दोनों केस लॉस इंपॉर्टेंट है. और डिजर्शन में इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन इज टू ब्रिंग कोहेबिटेशन टू एन एंड विदाउट एनी रीजनेबल कॉज. कोई रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए, आपने बस किसी को छोड़ दिया, ठीक है. सो दैट विल अमाउंट टू डिजर्शन. इसका टू एसेंशियल्स क्या है कि देयर शुड बी अ फैक्टम ऑफ सेपरेशन होना चाहिए, एंड देयर शुड बी एनिमस डेसेरेंडी. इसका मतलब होता है एन इंटेंशन टू ब्रिंग कोहेबिटेशन टू एन एंड. ओके, सो ये हो गया हमारा डिजर्शन. नाउ द फोर्थ ग्राउंड इज दैट इफ ही सीजेस टू बी अ हिंदू, अगर वो अपना धर्म कन्वर्ट कर लेता है, ईदर हस्बैंड और वाइफ, देन ऑल्सो दैट कैन ऑल्सो बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इफ ही बिकम्स इनक्योरेबली ऑफ एन अनसाउंड माइंड. अगर वो अनसाउंड माइंड का बन जाता है, और वैसी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनक्योरेबल है, वो ठीक नहीं हो सकती है. अनसाउंड माइंड का टेस्ट क्या है? द टेस्ट इज दैट द पर्सन इज नॉट एबल टू मैनेज हिमसेल्फ एंड ही इज नॉट एबल टू मैनेज द मैरिटल अफेयर्स. तो ये सारी जो चीजें होती हैं, अगर वो पर्सन मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी भी डेवलप नहीं हो पाई है किसी कारण के वजह से, देन ही विल बी कॉल्ड ए अनसाउंड माइंड, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. नाउ पहले लेप्रोसी भी एक ग्राउंड था डिवोर्स का, बट इसे अब अमेंड करके हटा दिया है, ठीक है. One more ground for divorce is if a person is suffering from a venereal disease. Venereal disease क्या होता है? A disease relating to sexual organs or a disease which can be transmitted by sexual intercourse. तो अगर किसी को ऐसी diseases हैं, then that can be a ground for divorce. Now another point is if the person has renounced the world. अगर कोई सन्यासी बन गया है, then it will be a ground for divorce. The next point if the person is not been heard of, वो मतलब 7 साल तक गायब है, उसको किसी ने सुना नहीं है. He is not been heard of even by those who would have naturally heard of him. ठीक है, उसके पेरेंट्स है कि कोई जानते ही नहीं वो कहाँ है. तो अगर 7 साल तक कोई गायब है, then on that cases we can assume that the person is dead. It is also based on section 108 of Indian Evidence Act. ठीक है, उसमें ये पॉइंट दिया हुआ है. सो इफ 7 years has gone, then the other spouse can claim for divorce. ठीक है, सो दिस was given in section 13 subclause 1. क्या क्या पॉइंट्स थे? एडल्टरी था, क्रुएल्टी था, डिजर्शन था, कन्वर्जन था, if he ceases to be an Hindu, if he becomes of incurable unsound mind, then venereal disease उसको हो जाती है if he has renounce the world, or if he has not been heard for 7 years. तो ये सारे grounds section 13 subclause 1 में दिए हुए हैं. Now in subclause 1A में दिया हुआ है कि अगर there is no resumption of cohabitation between the parties for more than 1 year after decree for judicial separation is passed, then the person can also claim for divorce. ठीक है, ये दिया हुआ है सेक्शन 13 सबक्लॉज 1A में, ठीक है. और सेम है इसका सबक्लॉज जो इसके सेकंड सब पॉइंट में दिया है कि नो कोहेबिटेशन इज बीन डन आफ्टर द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हैज बीन पास. तो 1 year का गैप होना चाहिए. जनरली पहले डिग्री ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पास होती है, उसके 1 year बाद जुडिशियल सेपरेशन, उसके 1 year बाद डिवोर्स आप क्लेम कर सकते हैं. Now we will see subclause 2. इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइफ कैन फाइल फॉर डिवोर्स, जैसे मैं पहले बता रहा था. तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो पहले पॉइंट 2 देखते हैं. इसमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं. पहला पॉइंट है कि द हस्बैंड इज बीइंग गिल्टी ऑफ रेप. अगर वो रेप का गिल्टी है, सोडोमी का गिल्टी है, इफ ही इज हैविंग एन
एनल इंटरकोर्स और बेस्टियलिटी का है, इफ ही इज हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एन एनिमल, ठीक है। और इन केस दैट अ वाइफ इज मैरिड before she had age of 18 and before she could have attained the age of 18, if she is filing for divorce, then the divorce can be granted. तो 15 to 18 years के बीच में अगर वो डिवोर्स फाइल करती है तो डिवोर्स ग्रांट हो सकती है। एक और क्या है कि सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड सेक्शन 125 ऑफ CRPC में अगर कोई मेंटेनेंस पा रहा है, ठीक है, एंड cohabitation has not been resumed for 1 year or upward, then the party can claim for divorce. ये थर्ड पॉइंट में। और फर्स्ट पॉइंट जो इसका है here, this one, इसमें ये कह रहा है कि ये जनरली जब एक्ट कमेंस हुआ था उसके पहले, इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कमेंस होने से पहले पॉलीगैमी हिंदूज में अलाउड थी। तो अगर किसी पर्सन का हिंदू मैरिज एक्ट कमेंस होने से पहले मैरिज हो चुकी है एंड दी वाइफ इज अलाइव और हिंदू मैरिज एक्ट पास होने के बाद वो फिर किसी और से शादी करता है, देन ईदर ऑफ दी वाइफ कैन क्लेम फॉर डिवोर्स, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के कमेंट्स होने के बाद बाइगैमी ऑफेंस बनी है, उसके पहले पॉलीगैमी वाज अलाउड। तो ये पॉइंट इसको फीचर करता है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 13 सब क्लॉज 1, section 13 subclause 2. So in section 13 subclause 1 there were grounds of adultery, cruelty, desertion, conversion, incurable unsound mind, venereal disease, renounce the world, and if he or she has not been hurt for 7 years. ये इन grounds पे दोनों husband या wife claim कर सकते हैं। Then we had 1A which was regarding if there is no cohabitation after decree of judicial separation or restitution of conjugal right has been passed. ये जो सेकंड ग्राउंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ वाइफ क्लेम कर सकती है। इसमें 4 पॉइंट्स दिए थे। पहला सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, कमेंसमेंट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट का। सेकंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी। थर्ड was section 18 of Hindu Adoption and Maintenance Act and section 125 of CRPC के अंडर अगर वाइफ मेंटेनेंस पा रही है और 1 ईयर से ज्यादा हो चुका है एंड कोहैबिटेशन नहीं हुआ है दोनों के बीच में, देन वाइफ कैन क्लेम फॉर डिवोर्स। एंड द लास्ट पॉइंट वाज आफ्टर द एज ऑफ 15 years and before the age of 18 years, if she files for divorce she can do so. So thank you all.